नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में कचरा संकलित कर उसकी ढुलाई करते हुए उसे कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने के काम हेतु चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले रही चारों कंपनियों की टेक्निकल बिड को खोलने की प्रक्रिया इससे पहले पूरी हो चुकी है, जिसके तहत सभी कंपनियों द्वारा प्रेजेंटेशन के काम को भी पूरा कर लिया गया। जिसके बाद अब आगामी 9 नवंबर को निविदा प्रक्रिया में शामिल रहने वाले चारों कंपनियों के फाइनेंशियल बिड वाले लिफाफे खोले जाएंगे, जिसके उपरांत सबसे कम निविदा मूल्य रहने वाली कंपनी को करीब 245 करोड़ रुपयों की लागत वाले सफाई ठेके का जिम्मा 9 नवंबर को ही सौंप दिया जाएगा। जिसके चलते अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि सफाई ठेके की रेस में कौन सी कंपनी लोएस्ट वन यानी EL1 साबित होती है। बता दें कि मनपा की ओर से चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया के तहत प्री बिड बैठक में कुल 7 कंपनियों द्वारा हिस्सा लिया गया था, जिससे 4 कंपनियों ने आगे चलकर मनपा प्रशासन के समक्ष अपने निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। निविदा प्रस्तुत करने वाली कंपनियों में R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, पी गोपीनाथ रेड्डी अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड और कोनार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन 4 कंपनियों का समावेश था, जिनकी ओर से पेश किए गए निविदा प्रस्तावों में से तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को खोलते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। वही अब 9 नवंबर को आर्थिक प्रस्ताव वाले लिफाफे खोले जाएंगे। अमरावती महानगर पालिका द्वारा इस समय शहर के विभिन्न वार्डों और प्रभागों में रहने वाले नागरिकों के घरों से निकलने वाले कचरे को संकलित कर उसकी ढुलाई करते हुए कचरे को कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने के काम हेतु एकल व संयुक्त ठेके की निविदा प्रक्रिया चलाई जा रही है, परंतु करीब 245 करोड़ रुपए मूल्य वाले इस कचरा ठेके की निविदा प्रक्रिया को लेकर गत विगत कुछ दिनों से अलग तरह की खबरें प्रकाशित हो रही है, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए मनपा प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर खुलासा किया गया कि 245 करोड़ रुपए की स्वच्छता निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, नियमबद्ध व निष्पक्ष पद्धति से चलाई जा रही है तथा इस संदर्भ में प्रकाशित कुछ समाचार बेहद भ्रामक है। अंततः नागरिकों ने ऐसे बेसिर पैर की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि शहर में स्वच्छता सुधार हेतु प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में सहभागी बनना चाहिए। हाल ही में मनपा के स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में 504 लोगों के खिलाफ आनन फानन में पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने 504 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसे लेकर अच्छे खासे हंगामे व हड़कंप वाली स्थिति भी बन गई थी। जिसके बाद भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अगले दिन अमरावती पहुंचकर इस काम के लिए अमरावती मनपा प्रशासन की जमकर प्रशंसा की थी, परंतु अब जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कई तथ्यों का खुलासा हो रहा है। वैसे वैसे इस मामले में खुद मनपा प्रशासन, विशेषकर मनपा का स्वास्थ्य महकमा तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ही सवालों के घेरे में खड़े नजर आ रहे हैं। इस मामले में सामने आई ताजा जानकारी के मुताबिक अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी होने के चलते रद्द किए गए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों को लेकर मनपा के पास लाकर वापिस जमा कराने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर तक तय की गई, यानी अब भी रद्द प्रमाण पत्रों को जमा कराने हेतु करीब 1.5 माह का समय बाकी है। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा नेता किरीट सोमैया के अमरावती दौरे को ध्यान में रखते हुए मनपा के स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी विशाल काले ने 504 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी थी। लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही कि उन 504 लोगों के नामों में कई नाम ऐसे भी है जिनका उल्लेख उस सूची में 2-2 बार और 3-3 बार हुआ है, जिसके चलते पुलिस को ऐसे नामों के पीछे जमकर माथापच्ची करनी पड़ रही है। साथ ही साथ खास बात यह भी है कि जिन लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर शामिल किए गए, उनमें से कई लोगों ने काफी पहले ही अपने रद्द प्रमाण पत्र को मनपा के पास जमा कराने के साथ साथ बकायदा उसकी रसीद यानी OC भी प्राप्त की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आरोपियों के कटघरे में खड़ा किया गया। स्थानीय स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा गत रोज निर्वाचन प्रभारियों व जिला निर्वाचन प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर घोषणा की गई, जिसके तहत बुल्ढाना क्षेत्र से विधायक रहने के साथ ही राज्य महायुति सरकार में मंत्री रहने वाले संजय कुटे को अमरावती जिले का निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल व भाजपा के प्रदेश सचिव जयंत डेहनकर को निर्वाचन की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस संदर्भ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के हस्ताक्षर से जारी नियुक्ति पत्र के मुताबिक मनपा के आगामी चुनाव हेतु भाजपा के प्रदेश सचिव जयंत डहेनकर को अमरावती शहर का निर्वाचन प्रमुख नियुक्त किया गया है। वही नगर परिषद व नगर पंचायत तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव हेतु सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल को तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्वाचन प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिसके तहत सांसद अनिल बोंडे को मोर्शी, बरूड, तिवसा, नांदगांव, खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, धामनगांव रेलवे व भातकुली तहसील क्षेत्रों तथा पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल को चांदूर बाजार, अचलपुर, दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी, चिखलदरा व धारनी तहसील क्षेत्रों का निर्वाचन प्रमुख के तौर पर जिम्मा सौंपा गया है, जिसके चलते अब तीनों नेताओं के नेतृत्व तले अमरावती शहर से जिले में भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान आगे बढ़ेगा और चुनावी रणनीतियों पर अमल किया जाएगा। साथ ही तीनों निर्वाचन प्रमुखों के कामकाज पर निर्वाचन के तौर पर मंत्री संजय कुटे द्वारा नजर रखते हुए चुनाव प्रचार अभियान की समीक्षा की जाएगी और तीनों निर्वाचन प्रमुखों को पार्टी की ओर से जारी होने वाले निर्देशों से अवगत करवाया जाएगा। युवा स्वाभिमान पार्टी की राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में पार्टी के मुख्य कार्यालय में संपन्न हुई। आगामी नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनावों की पृष्ठभूमि में आयोजित इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा कर प्राथमिक निर्णय लिए गए। विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में पार्टी प्रत्याशियों के चयन तथा स्थानीय स्तर पर भाजपा के साथ राजनीतिक समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि भाजपा और युवा स्वाभिमान पार्टी के गठबंधन के तहत भाजपा के नगराध्यक्ष तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के नगर सेवक को विजयी बनाने के लिए चुनावी तैयारियों को और प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर 20 पदाधिकारियों की समिति गठित की जाएगी, जिसकी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की घोषणा होती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कानून व सुव्यवस्था बाधित रखने के लिए ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने सभी थानेदारों, पुलिस रिकॉर्ड पर रहे अवैध व्यवसाय, कुख्यात अपराधियों पर नजर रख उसके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई समेत तड़ीपार तथा संगीन आरोपियों पर एमपीडीए के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष की सीमा पर अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जाँच के लिए भी आदेश दिए हैं। ठंड का महीना आरंभ हुआ, लगभग 1.25 महीने से अधिक का समय होने के बाद भी ठंड का पता नहीं चल रहा है। मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के मुताबिक 15 नवंबर के बाद ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में मौसम का यह बदला अंदाज बीमारियों में भी वृद्धि कर रहा है। अभी तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ठंड का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत स्थिति यह है कि सुबह 8 बजे के बाद ही चटके वाली गर्मी लोगों को त्रस्त कर रही है। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान इस तरह के मौसम में बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई दे रहा है। इसके चलते स्वास्थ्य पर लगातार बुरा असर दिखाई पड़ रहा है। राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों की नियुक्ति पहल पर मंगलवार 4 नवंबर को पुणे के राव साहेब पटवर्धन विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय में राज्य भर के शिक्षकों के गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ तथा महाराष्ट्र राज्य महानगर पालिका व नगर पालिका प्राथमिक शिक्षक संघ ने घोषणा की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य करने के निर्णय के विरोध में राज्य सरकार को तत्काल पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए तथा केंद्र सरकार के समक्ष इस विषयों में ठोस पहल करनी चाहिए। यदि 2 सप्ताह के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 24 नवंबर को राज्य भर के शिक्षक शाला बंद आंदोलन करेंगे। लंबे इंतजार के बाद अकोला जिले को 2 नए मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए। मूर्तिजापुर तहसील के तुरखेट की मालती मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को इसी शैक्षणिक वर्ष से एमबीबीएस कॉलेज की मान्यता देते हुए पहले वर्ष 50 सीटें मंजूर की गई। 50 प्रवेश शीघ्र होने की संभावना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने असेसमेंट के बाद रेटिंग बोर्ड के आधार पर मालती मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी है। अकोला में पहले ही 10 वर्षों से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत है। जूनी बस्ती बडनेरा में तिरुपति कॉलोनी व संजीवनी कॉलोनी से होकर पारवाड़ी की ओर जाने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा 18 मीटर का डीपी रोड मंजूर किया गया है, परंतु आम नागरिकों की सुविधा के लिए डीपी रोड हेतु छोड़ी गई जगह पर कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करते हुए वहां पर अपनी झोपड़ियां बना ली गई है और उन झोपड़ियों में अक्सर ही असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है। साथ ही वहां पर कई तरह के अवैध व्यवसाय भी चलते हैं। सबसे खास बात यह है कि अवैध अतिक्रमण रहने के बावजूद इन
झोपड़ियों हेतु विद्युत कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इस अवैध अतिक्रमण के पीछे कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत शामिल है। इस आशय का आरोप पारवाड़ी परिसर वासियों द्वारा मनपा आयुक्तों को सौंपे गए ज्ञापन में किया गया। अमरावती शहर के गनेडीवाल लेआउट के भाग्य नगर स्थित शाहजी अपार्टमेंट के फ्लैट क्रमांक 5 में रहने वाले नीलेश युवतिकर नामक फ्लैट धारक द्वारा अपने फ्लैट के बाथरूम और शौचालय से निकलने वाली गंदगी को पाइप के जरिए अपार्टमेंट के सेप्टिक चैम्बर में छोड़ने के बजाय वॉश बेसिन के पाइप के जरिए सार्वजनिक खुली नाली में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते परिसर में जबरदस्त दुर्गंध फैल रही है। साथ ही यहाँ पर मच्छरों के प्रादुर्भाव और बीमारियों के अतिक्रमण के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इस आशय की शिकायत दर्ज कराने के साथ ही परिसर वासियों द्वारा मनपा आयुक्तों को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने तथा पूरी तरह से खुली रहने वाली सार्वजनिक नाली की सफाई करने की मांग की गई। श्री अंबादेवी संस्थान ने कार्तिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आज दोपहर सुंदर नगर परिक्रमा यात्रा का परंपरागत आयोजन किया, जिसमें पालकी में देवी की उत्सव प्रतिमा को रखकर नगर परिक्रमा की गई। अंबादेवी से प्रारंभ होकर यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः देवी मंदिर पहुंची। मार्गों में भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक पूजन और पुष्पवृष्टि कर स्वागत किया, अपने आप को धन्य किया। अमरावती के स्वावलंबी नगर कठोरा रोड निवासी भाजपा शहर उपाध्यक्ष धीरज बारबुद्दे की मां श्रीमती सुशीला प्रभाकर बारबुद्दे का अल्प बीमारी के चलते निधन हुआ। उनके निधन से बारबुद्दे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु ऐसे परिस्थिति में भी बारबुद्दे परिवार ने स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बारबुद्दे का नेत्रदान करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने दिशा ग्रुप और दिशा एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित दिशा इंटरनेशनल आई बैंक से संपर्क किया। पश्चात दिशा ग्रुप के पदाधिकारियों ने स्वयं श्रीमती सुशीला बारबुद्दे की मरणोपरांत नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की।